बच्चों DSR फॉर यू में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं दीपेंद्र सिंह राजपूत आपका मोस्ट वेलकम करता हूं। बच्चों कक्षा 10वीं की जो बोर्ड परीक्षा है उसमें हिंदी ग्रामर के जो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं उन प्रश्नों के उत्तर मैं यहां पे आप लोगों को दूंगा और उनके बारे में आप लोगों को समझाऊंगा। तो बच्चों वीडियो को बहुत अच्छे से देखिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। फिर से एक बात कहता हूँ कि वीडियो देखते समय आप लोग कॉपी पेन लेकर के बैठें ताकि कोई काम की चीज़ हो तो उसे लगे हाथ आप लोग नोट कर सकें। चलिए देख लेते हैं हम आज के जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हिंदी ग्रामर के उनके बारे में। सबसे पहला प्रश्न यहाँ देखें, ये लिखा हुआ है निपात शब्द की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो देखें निपात शब्द होते क्या हैं। निपात की परिभाषा किसी बात पर, यहाँ पे देखो किसी भी लिखा है, इस भी को आप काट दो। किसी बात पर अतिरिक्त भार देने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे निपात कहते हैं। क्या? किसी बात पर अतिरिक्त भार, भार की जगह आप बल लिख सकते हो कि किसी बात पर अतिरिक्त भार देने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे निपात शब्द कहते हैं। पूरे डेफिनेशन लिखिएगा क्योंकि प्रश्न में पूछा है और एक्चुअल में इसे निपात शब्द ही कहते हैं। तो क्या है? किसी बात पर अतिरिक्त भार देने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे निपात कहते हैं, जैसे तक, मत, क्या आदि। उदाहरण आप देखें, इसके उदाहरण अच्छे नहीं हैं, मैं आपको दूसरे उदाहरण दे रहा हूं। जैसे कि यहाँ पे कुछ उदाहरण लिखे हुए हैं परीक्षा अध्ययन में, जैसे तक को देखें, आपने फोन तक नहीं किया। अब देखो नॉर्मल हम बोलते क्या, आपने फ़ोन नहीं किया, तो आप क्या बोल दिए, आपने फ़ोन तक नहीं किया। तो तक क्या है, वजनदारी लेके आ रहा है शब्द में। जैसे कि तुम घर तक नहीं आ सके, तुम घर तक नहीं आ सके। नॉर्मल यदि तक हटा करके हम बात करें तो क्या होगा, तुम घर नहीं आ सके। तो ये देखिए तक जो है पूरा आपको, तुम्हें कल तक पढ़ना ही होगा, कल तक पढ़ना होगा, है ना। पहले बोल दिए कल पढ़ना होगा और अगर हमने तक लगा दिए तो बात में वजनदारी आ गई। जैसे कि राम भी आया था, राम भी आया था। अगर हम बोलते राम आया था तो वहाँ पे वजनदारी नहीं आ रही है बात में, जबकि यहाँ पे हम बोलते हैं राम भी आया था तो यहाँ पे थोड़ी सी इसमें वजनदारी आ गई। ठीक है। राम वहाँ जाता ही है, देखिए नॉर्मल बोलते हैं क्या होता, राम वहाँ जाता है, मगर जब ही लग गया तो थोड़ी सी वजनदारी हो गई, राम वहाँ जाता ही है। देखिए मोहन तो आया था, मोहन तो आया था, राम तो सो रहा है, उसको आने तो दो। इस तरीके से बच्चों ये जो शब्द होते हैं ये वजनदारी लाने के लिए जिनका प्रयोग किया जाता है उन्हें हम निपात शब्द कहते हैं। एक डेफिनेशन हो गई आपकी। अब इसके बाद एक आध और इम्पोर्टेंट प्रश्न बच्चों, एक प्रश्न और देख लें आप लोग, ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। समुच्चय बोधक किसे कहते हैं, इसका आपको उदाहरण सहित इसको आप लोगों को बताना है। तो इसकी परिभाषा देख लें आप कि जो एक शब्द, या आप लिखें कि वे शब्द जो एक शब्द या वाक्य को दूसरे शब्द या वाक्य से जोड़ते हैं वे संयोजक शब्द या फिर समुच्चय बोधक कहलाते हैं। ठीक है, मतलब कि जो एक शब्द या वाक्य को दूसरे शब्द या वाक्य से जोड़ते हैं वे संयोजक शब्द, संयोजक शब्द मतलब जो कि इनके बीच में जुड़ाव ला देते हैं, समुच्चय बोधक कहलाते हैं। जैसे कि और, किंतु, परंतु, इसलिए, क्योंकि और भी लिखे हुए हैं, आप इनको देख लें। जैसे कि उदाहरण है, श्याम ने परिश्रम किया किंतु असफल रहा। किंतु देखिए वजनदारी लाया और इसको जोड़ दिया। फिर राकेश और दिनेश सहपाठी हैं, राकेश और दिनेश सहपाठी हैं। देखो एक और उदाहरण मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये लिखा था जैसे कि राम जाता है, श्याम जाता है। अब दोनों को अगर इकट्ठे बोलना हो तो क्या बोलेंगे, राम और श्याम जाते हैं। जैसे एक और है, वह अच्छा पढ़ता है, वह हमेशा कक्षा में प्रथम आता है। तो क्या बनाएंगे हम इसको, वह अच्छा पढ़ता है और हमेशा कक्षा में प्रथम आता है। अब इसी तरीके से एक आध और देख लें, रोहन बहुत तेज दौड़ा लेकिन प्रथम स्थान ना पा सका। तो बच्चों ये देखें आपको समझ में आया ना, और, किंतु, परंतु, इसलिए, इस तरीके की जो बात होती है इसको क्या बोलते हैं हम, ये शब्द जो कहलाते हैं ये क्या कहलाते हैं, समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक क्या होते हैं, जो एक शब्द या वाक्य का दूसरे शब्द या वाक्य से संबंध दिखाने वाले शब्दों को हम क्या बोलते हैं, समुच्चय बोधक कहलाते हैं। अब इसके जो भेद हैं वो आने की चांसेस नहीं है, केवल आप लोगों को प्रश्न बैंक में ये प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, समुच्चय बोधक क्या है इसको उदाहरण सहित बताना, तो वो मैंने आप लोगों को बता दिया। एक आध और देख लेते हैं प्रश्न। अब बच्चों यहाँ पे एक प्रश्न और है आपके सामने,
आपके प्रश्न बैंक में वाच्य की परिभाषा और वाच्य के प्रकारों के नाम, पर इसमें जो डेफिनेशन दी हुई है बहुत ही थोड़े से आपको उलझन में डाल देगी, इसलिए मैं आप लोगों को बहुत ही प्यारी डेफिनेशन बता रहा हूँ, इसको आप बहुत अच्छे से देख लीजिएगा। देखें वाच्य की परिभाषा, मैं बोला हूँ आप लोगों से कि आप लोग बच्चों प्लीज़ कॉपी पेन लेकर के बैठें, क्योंकि मैं कुछ काम की चीज़ें बता देता हूँ तो आपको नोट करनी पड़ेंगी वो। देखें इसमें आपको वाच्य में क्या लिखना है, वाच्य का अर्थ क्रिया का रूप होता है, इतना लिखोगे आप डेफिनेशन। वाच्य का अर्थ क्रिया का रूप होता है। फिर इसके बाद यहां से क्रिया के यही रूप में होने वाला, यहां पे इसके रूप और परिवर्तन के बीच में आप क्या लिखोगे, में होने वाला। ठीक है, क्रिया के यही रूप में होने वाला परिवर्तन वाच्य कहलाता है। आपको लिखना पड़ेगा प्लीज बच्चों, थोड़ा तो मेहनत आप लोग कर लो। वाच्य की परिभाषा बता रहा हूं सरल ढंग से, वाच्य का अर्थ क्रिया का रूप होता है, क्रिया के इसी रूप में, यही शब्द भी काट देना आप, ठीक है, क्रिया के इसी रूप में होने वाला परिवर्तन वाच्य कहलाता है। बस इतनी डेफिनेशन हो गई, कंप्लीट है। फिर से, वाच्य का अर्थ क्रिया का रूप होता है, क्रिया के इसी रूप में, आप लोग नोट कर रहे हो तो लिख लो, क्रिया के इसी रूप में होने वाला परिवर्तन वाच्य कहलाता है। एक्चुअल में है क्या, ये तो हो गई डेफिनेशन, बोल दिया मैंने, लास्ट बार एक बार फिर से रिवाइज कर दे रहा। वाच्य का अर्थ क्रिया का रूप होता है, क्रिया के इसी रूप में होने वाला परिवर्तन वाच्य कहलाता है। अब समझो आप वाच्य क्या है। हम जो भी बात बोलते हैं या कहते हैं, जो काम करते हैं, उसमें कुछ ना कुछ हमेशा एक बात देखने को मिलती है हमें। जैसे आपको हम यहाँ पे एग्जाम्पल जब बताएंगे, क्योंकि पेपर में आप लोगों को इस टाइप से प्रश्न आएगा, वाच्य की परिभाषा बताते हुए वाच्य के प्रकारों को बताइए। तो वाच्य की परिभाषा मैंने बता दी, अब आप वाच्य के प्रकार देखें। वाच्य 3 प्रकार के होते हैं बच्चों, एक होता है कर्तवाच्य, एक कर्मवाच्य और एक भाववाच्य। कर्तवाच्य एक्चुअल में होता क्या है बच्चों, देखें इस पेज के माध्यम से मैं बता रहा हूं। यहाँ 2 नाम लिखे हैं, रिया और ये राज, रिया और राज। तो बच्चों ये जो हैं ये कहलाएंगे कर्ता। ये क्या कहलाएंगे, कर्ता। यही तो कोई भी काम करते हैं, रिया करेगी या फिर राज करेगा, ठीक है। और ये जो चीज लिखी है पढ़ना खाता, तो ये कहलाएगा बच्चों कर्म। ये क्या कहलाएगा, कर्म। जैसे कि अब ये सेंटेंस हम रिया और पढ़ना का बना रहे हो तो हम क्या बोलेंगे, रिया पढ़ती है, ना कि रिया पढ़ना है, ठीक है ना, या रिया पढ़ता है, ऐसा नहीं बनेगा। ये बनेगा रिया पढ़ती है और राज पढ़ता है, ठीक है। यहाँ पे पढ़ना की जगह पढ़ता ही कर लो, तो ये क्या हो जाएगा, रिया पढ़ती है और राज पढ़ता है। रिया खाती है और राज खाता है। तो आपने देखे कि यहाँ पे जो ये जेंडर था, लिंग था, रिया लड़की थी तो इसलिए खाती हो गया और पढ़ती हो गया, और राज लड़का था इसलिए पढ़ता हो गया और खाता हो गया। इस तरीके से तो ये कहलाते हैं कर्ता और ये कहलाते हैं कर्म। अब मैं बताऊं इसके प्रकार आपको वाच्य के। वाच्य 3 प्रकार के होते, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। अब बारी आती है बच्चों कर्तवाच्य की परिभाषा, क्योंकि इसमें आप लोगों को परिभाषा भी पूछ ली गई है। तो देखें आप इसकी परिभाषा लिख देंगे। कर्तवाच्य का अर्थ क्या होता है, क्रिया का कर्ता के अनुसार रूप परिवर्तन। क्रिया का जो काम हो रहा है, क्रिया जैसे यहाँ पे काम क्या हो रहा है, पढ़ना, ठीक है। क्रिया का कर्ता के अनुसार, कर्ता कौन है, जैसे यहाँ देखो मोहन था, यहाँ राधा था, कर्ता के अनुसार रूप परिवर्तन। मोहन पढ़ता है जबकि राधा पढ़ती है। देखो यहाँ पढ़ता था और यहाँ पढ़ती हो गया, क्यों बदला, ये कर्ता के कारण यहाँ पे चेंजेस आ गए। अगर मान लो यहाँ मोहन होता और यहाँ राजेश होता तो दोनों में हम क्या लिखते, मोहन पढ़ता है, राजेश पढ़ता है। मगर चूंकि यहाँ लड़की आ गई तो इसलिए यहाँ पे चेंजेस आ गए। अब देखो यहाँ पे भी लड़के लिखते हैं, लड़के लिखते हैं और लड़कियां लिखती हैं। देखो यहाँ जेंडर चेंज हुए तो ये भी बदल गया। तो वही मैं बता रहा हूँ, कर्तवाच्य क्या होता है कि ऐसी वह वाच्य का वह प्रकार, इसकी भी परिभाषा आप सुन लें, वाच्य का वह प्रकार जिसमें क्रिया का कर्ता के अनुसार रूप परिवर्तन हो जाता है वह कर्तवाच्य कहलाता है। क्या, वाक्य का वह प्रकार जिसमें क्रिया का कर्ता के अनुसार रूप परिवर्तन हो जाता है उसे हम कर्तवाच्य कहते हैं। उदाहरण लिख लेना, मोहन पढ़ता है और राधा पढ़ती है। फिर इसके बाद बारी आती है बच्चों कर्मवाच्य की। तो कर्मवाच्य आप देख लें, कर्म, अब यहाँ पे क्या है, किया गया काम चेंज करेगा सब कुछ। देखो श्याम ने रोटी खाई, अभी यहाँ रोटी थी,
अब यहाँ पे राधा अगर आ जाता तो राधा तो रोटी खाई होता, ठीक है, मगर राधा ने क्या किया, मक्खन खाया, राधा ने मक्खन खाया। इसके बाद तीसरा वाला एग्जाम्पल देखो, वो ज़्यादा क्लियर करेगा। तुमने एक सेब खाया, तुमने एक सेब खाया, तो यहाँ पे देखो खाया ही आया क्योंकि एक रहा। अब यहाँ पे जो कर्म रहा वो बदल गया, अब इसने 4 सेब खा लिए। तो अब ये नहीं बोलेंगे हम, ये बोलेंगे, ये नहीं कहेंगे कि तुमने 4 सेब खाया, ठीक है, ये बोलेंगे हम तुमने 4 सेब खाए। मतलब जो कर्म रहा, काम जो हो रहा था उसमें चेंजेस हुए, अभी एक खा रहा था, अब यहाँ 4 खा लिए। तो जो ये सेंटेंस था इसका लिखने का अर्थ ही बदल गया। तो इसमें आप लोग ये डेफिनेशन लिख लेना, क्या कि कर्म वाच्य किसे कहते हैं, कि वाच्य का वह प्रकार जिसमें क्रिया का कर्म के अनुसार रूप परिवर्तन होता है उसे हम कर्मवाच्य कहते हैं। फिर से मैं बता दूं, डेफिनेशन लिख लो। वाच्य का वह प्रकार जिसमें क्रिया का कर्म के अनुसार रूप परिवर्तन हो उसे हम कर्मवाच्य कहते हैं। उदाहरण लिख लेना, तुमने एक सेब खाया और तुमने 4 सेब खाए, ठीक है। इसके बाद बारी आती है बच्चों हमारे भाववाच्य की। तो भाववाच्य की डेफिनेशन आप लोग देख लें। भाव मतलब होता है बच्चों फीलिंग, फीलिंग से बदल जाएगी तो सब कुछ बदल जाएगा। भाववाच्य का अर्थ होता है भाव रूप या मूल रूप, अर्थात एक वचन पुल्लिंग रूप, क्रिया के जिस रूप में ना तो कर्ता की, यहाँ से परिभाषा लिखेंगे, क्रिया के जिस रूप में ना तो कर्ता की प्रधानता हो और ना ही कर्म की, मात्र भाव प्रधान हो, ठीक है, वहाँ पे भाववाच्य होता है। ये होगी इतनी सी डेफिनेशन। क्रिया के जिस रूप में ना कर्ता, अभी मैंने आप लोगों को क्या बताया था, यहाँ पे ये रहे कर्ता और ये रहा कर्म। अगर हम इन दोनों को ही छोड़ दें और इसके अलावा फीलिंग की बात करें तो वहाँ पे भाववाच्य आएगा। तो ये परिभाषा हो गई, क्रिया के जिस रूप में ना तो कर्ता की प्रधानता हो ना ही कर्म की, तो वहाँ पे क्या होता है, भाववाच्य होता है। उदाहरण देखें आप, गिरीश से चला नहीं जाता, गिरीश से चला नहीं जाता। अब मान लो गिरीश की जगह हम राधा लिख देते तो क्या राधा के कारण कुछ चेंजेस होता, नहीं होता। देखो क्या लिखते हैं हम, राधा से चला नहीं जाता। तो चाहे गिरीश लिख लो चाहे राधा लिख लो, ये सेंटेंस ज्यों का त्यों रहेगा, क्योंकि यही तो फीलिंग्स है। चलना, चलना जो होता है ये फीलिंग है ना, चलना, उठना, बैठना, जागना। तुमसे नहीं उठा जाता, ठीक है, मोहन से नहीं उठा जाता, रानी से नहीं उठा जाता, इस तरीके से। शीला से नहीं देखा जाता, विवेक से नहीं देखा जाता। तो देखो नाम बदल रहे, लिंग बदल रहे हैं हम, फिर भी यहाँ पे चेंजेस नहीं आ रहे। तो ये होते हैं बच्चों भाववाच्य। ये होते हैं 3 प्रकार भाववाच्य, 3 प्रकार वाच्य के। पहला वाच्य कौन सा हुआ बेटा, कर्तवाच्य, दूसरा कर्मवाच्य और तीसरा भाववाच्य। तीनों की मैंने डेफिनेशन बता दी और इसके उदाहरण बता दिए। आप एक बार इसको फिर से रिवाइज करके देख लेना और एक बार इसको पूरा आप नोट कर लेना अपनी कॉपी में, ताकि आपकी नोट्स बन जाएंगे। नोट्स मतलब देखो एग्जाम आपका निकट है, मगर अगर आपने इस वीडियो को देख के एक बार उसको कॉपी में लिख लिया तो वो आपका रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट परिभाषा देख लेते हैं। बच्चों में आप लोगों को जो कुछ भी पढ़ा रहा हूँ वो आपके प्रश्न बैंक के ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एक चीज़ आप लोग ध्यान से सुन लें। अब इसके बाद जो मैं प्रश्न बता रहा हूँ वो है अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। तो बच्चों मैंने आप लोगों को एक चीज़ बताई थी कि ये मैंने यहाँ पे नाम लिख करके बताए थे आप लोगों को, रिया, राज। तो बच्चों जो ये लिंग होते हैं, ये जो कार्य करने वाले होते हैं, ये कहलाते हैं कर्ता। इन्हें क्या बोलते हैं, कर्ता। और जो कि कार्य होता है उसे हम क्या कहते हैं, कर्म कहते हैं। जैसे कि मैं पढ़ाता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ। तो बच्चों मैं जो हूँ वो करता हूँ और मेरा किया द्वारा जो काम है, मेरे द्वारा जो किया जाने वाला कर्म है उसे हम क्या कह रहे हैं, पढ़ाना, ठीक है। तो मैं हो गया कर्ता और पढ़ाना हो गया मेरा कर्म, ठीक है। और इस तरीके से ये पूरा वाक्य बनता है। अब इस प्रश्न में जो है कि सकर्मक और अकर्मक क्रिया, तो देखो नाम से ही स्पष्ट है, सकर्मक, सकर्मक मतलब कि कर्म के साथ, कर्म के साथ। सकर्मक और अकर्मक नाम से ही स्पष्ट है, अकर्मक मतलब कर्म के बिना, कर्म के बिना, ठीक है। सकर्मक मतलब कर्म के साथ, मतलब इसमें कर्म की वैल्यू होगी सकर्मक में, और अकर्मक में कर्ता की वैल्यू होगी। फिर से बता दूं क्या है,
कर्ता और कर्म आपके सामने बता दिए। सकर्मक क्रिया में कर्म की साथ होती है, मतलब कर्म की वैल्यू होगी। अब कर्म की वैल्यू कैसे होगी, मैं यहाँ पे आप लोगों को पहले उदाहरण बता दूं, उसके बाद मैं आप लोगों को इसकी परिभाषा बताऊंगा। जैसे लिखा है रानी खेलती है, रानी खेलती है। अब यहाँ पे देखो ये है रानी कर्ता और ये हो गया उसके द्वारा किया गया कर्म। अगर हम यहाँ पे देखो पहले सकर्मक क्रिया की बात कर रहे हैं, अब कर्म के साथ इसका रिलेशन होता है। कर्म क्या कर रही है, वो खेल रही है। अगर मान लो की बात रानी खेल रही है, अगर यहाँ पे राज खेलने के लिए आ जाए तो यहाँ पे खेलती है नहीं होगा, ये आ जाएगा राज खेलता है। ये कर्ता इफेक्ट डाला यहाँ पे, तो ये होगी अकर्मक क्रिया, क्योंकि इसमें कर्म की वैल्यू नहीं है, कर्ता की वैल्यू है। और जब यहाँ पे जो हो कंडीशन ये आ जाए कि कर्म की वैल्यू हो, आप परिभाषा देखें अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया दोनों की परिभाषा है। ये परिभाषा मैं आप लोगों को परिच्छेदन से बता दूं, इसमें ज़्यादा अच्छी दी हुई है, ठीक है, इसको आप अच्छे से देख लें। मिनट, ये अकर्मक क्रिया, जिस क्रिया का सीधा संबंध कर्ता से होता है वह अकर्मक क्रिया होती। मैंने बताया कर्ता कौन होता है, जो करता है, जो व्यक्ति कोई काम करता है, जैसे राधा, मोहन, रिया, राज, सिया, जो कुछ भी नाम हो, वो जिस क्रिया का सीधा संबंध कर्ता से होता है वह अकर्मक क्रिया, और जिस क्रिया का संबंध कर्म से होता है वह सकर्मक क्रिया होती है। ठीक है, इसी के हिसाब से आप ये परिभाषा लिख लेना। जिस क्रिया का सीधा संबंध कर्ता से होता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं, और जिस क्रिया का सीधा संबंध कर्म से होता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। उदाहरण देखें आप, वह जाता है, वह जाता है, तुम जागते हो, वह सोती है, मैं गाता हूँ, वह चला, हम बैठे, तुम उठे। इसमें संबंध किससे है, कर्ता से है, जो करने वाला है। अगर मान लो कि बात वह जाता है, यहाँ पे इस कर्ता को बदल दो, इस कर्ता को बदल दो, वह की जगह आप लिख दो राम, तो राम जाता है, ठीक है, अच्छी बात। पर अगर राम की जगह हमने रानी लिख दिए तो रानी जाती है, मतलब कि कर्ता के कारण ये सारा कुछ बदल गया ना। वैसे सकर्मक क्रिया देखो आप, सकर्मक क्रिया में क्या है, कर्म में वह रोटी खाता है, मैंने गीत गाया। अब मैंने गीत गाया, उसने गीत गाया, ठीक है, गीत गाना जो है ये कर्म हो रहा है। अगर मान लो कि बात मैंने की जगह राम ने गीत गाया, रानी ने गीत गाया, तो देखो राम लिख दो तो भी गीत गाने में फर्क नहीं पड़ रहा, रानी लिख दो तो भी गीत गाया। ठीक है, वह रोटी खाता है, राजेश रोटी खाता है, रीना रोटी खाती है, मगर खा तो रोटी ही रही है ना भैया, तो कर्म में कोई प्रभाव पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है, तो ये कहलाएगी सकर्मक क्रिया। तो वह क्रिया जिसका प्रभाव कर्म पर पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं, और जिस क्रिया का सीधे संबंध कर्ता से होते हैं उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। ये सकर्मक और अकर्मक की डेफिनेशन हो गई, इसको आप देख लीजिएगा, इसके बारे में भी आपको पूछा जा सकता है। आगे देख लेते हैं हम। देखो यहाँ पे एक 9वां प्रश्न और है क्रिया विशेषण की परिभाषा पर, मुझे नहीं लगती कि ये पूछ ले, तो आप क्रिया विशेषण अगर आप देखना चाहते हो फिर भी आप देख लो कि क्रिया या अन्य क्रिया विशेषण या विशेषण की विशेषता बताने वाले, मतलब क्रिया या विशेषण की विशेषता बतलाने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्या, किसी क्रिया या विशेषण की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। फिर से मैं बताऊं डेफिनेशन, क्रिया या विशेषण की विशेषता बतलाने वाले शब्द को क्रिया विशेषण कहते हैं। बिल्कुल सिंपल, क्रिया विशेषण, तो जो क्रिया और विशेषण की विशेषता बतलाते हैं उसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे धीरे धीरे, यहाँ वहाँ, तेज, सुस्त, भारी, ये सब है, आप देख लेना, कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं। मुहावरे की परिभाषा कर लीजिएगा। मुहावरा क्या है, जब कोई वाक्य अपने साधारण अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ को प्रकट करे उसे मुहावरा कहते हैं। मुहावरा ऐसा ही होता है ना, जैसे कि मौत से लड़ना, यहाँ पे एक शब्द दिया हुआ है मौत से लड़ना। अब मौत से लड़ने का वाक्य में प्रयोग कीजिए, या फिर लोहा लेना। ठीक है, लोहा लेना, अब लोहा लेने का अर्थ क्या होता है, लोहा लेना एक मुहावरा है। तो रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों से लोहा लिया, तो भैया लोहा थोड़ी खरीदती फिर नहीं थी रानी लक्ष्मीबाई कि 10 किलो लोहा खरीद ली उनने अंग्रेजों से। लोहा लेना होता है अर्थ, मतलब कि संघर्ष करना या फिर युद्ध करना। लोहा लेना मतलब बिल्कुल लड़ जाना या भिड़ जाना, लोहा लेना कहलाता है। तो देखो जो शब्द रहा लोहा लेना, उससे अलग शब्द उसका अर्थ निकला, तो वही तो मुहावरा है। क्या, जब कोई वाक्यांश अपने
साधारण अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ को प्रकट करता है तो उसे मुहावरा कहते हैं। देख लें आप कुछ मुहावरों के उदाहरण देख लें, जैसे कि अंगूठा दिखाना मतलब होता है मना करना। अब उसका ये अर्थ नहीं है किसी को अंगूठा दिखा दिया, अंगूठा दिखाने का अर्थ क्या होता है? मना करना। अंधे की लाठी मतलब एकमात्र सहारा। अकल पर पत्थर पड़ना मतलब बुद्धि भ्रष्ट होना। और आंखों का तारा मतलब अत्यधिक प्रिय। तो इस तरीके से ये मुहावरे होते हैं जो कि अपने जो रियल अर्थ होता है उसको छोड़कर कोई विशेष अर्थ बताएं, वो कहलाते हैं मुहावरे। तो बच्चों यहाँ पे अब आप लोकोक्ति की परिभाषा देख लें। लोकोक्ति का अर्थ होता है संसार में प्रचलित उक्ति। ठीक है, लोकोक्ति मतलब लोक में, मतलब कि संसार में प्रचलित उक्ति या कथन। संसार में या लोक में प्रचलित उक्ति या कथन को लोकोक्ति कहते हैं। ठीक है, अब इसके बारे में आपको इसके कुछ उदाहरण आप लोग देख लें। लोकोक्ति की परिभाषा ये देखो पेपर में आया है आपके प्रश्न बैंक में, लोकोक्ति की परिभाषा देखिए। तो लोकोक्ति की परिभाषा आप क्या लिख देंगे? लोक में प्रचलित उक्ति या कथन को लोकोक्ति कहते हैं। लोक में, मैं यहाँ लिख दे रहा आपके लिए, लोक में प्रचलित उक्ति या कथन को लोकोक्ति कहते हैं। लोकोक्ति कहते हैं। तो बच्चों ये हो गई हमारी लोकोक्ति की डेफिनेशन। थोड़ा आप देख लेना, एडजस्ट कर लेना। लोक में प्रचलित उक्ति या कथन को लोकोक्ति कहते हैं। ये हो गई हमारी लोकोक्ति की डेफिनेशन। अब यहाँ पे कुछ लोकोक्तियाँ आपको बता दें, जैसे कि यहाँ पे देखें आप, ये जिसकी लाठी उसकी भैंस। जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये एक लोकोक्ति है। जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। ठीक है, धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। ये ना 9 मन तेल होगा ना राधा नाचेगी। ना 9 मन तेल होगा ना राधा नाचेगी, किसी बहाने काम ना करना। सबसे अच्छा एग्जाम्पल मालूम कौन सा है बच्चों? नाच ना आवे आंगन टेढ़ा। ये बहुत खतरनाक है। नाच ना आवे आंगन टेढ़ा, कई बार होता ना किसी से कोई काम बनता नहीं है तो वो क्या है, एक्सक्यूज देने लगता है कि अरे मुझे नहीं करना, वो सब फालतू घटिया काम है, जबकि एक्चुअल में उनसे वो बनता ही नहीं है। तो इसे ही कहते हैं नाच ना आवे आंगन टेढ़ा। तो बच्चों ये लोकोक्ति मुहावरे भी हो गए। बच्चों इस वीडियो में केवल इतना ही। अगले वीडियो में फिर ग्रामर के कुछ और पोर्शन में लेके हाजिर होऊंगा। तब तक के बने रहिएगा हमारे साथ और जितना मैं पढ़ाऊँ उसको तैयार कर लीजिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द अपने अगले वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। गुड बाय।